गाइस, क्या आप मेरे आसपास कुछ इंपॉर्टेंट सी एंटरटेनिंग सी इमेजेस देख रहे हैं? इनमें कोई एक चीज कॉमन है, क्या आप गेस कर सकते हैं? अब ये मत कहना कि आपने इन चीजों को मीम्स में देखा है, क्योंकि इनमें कॉमन है एक बेहद फैसिनेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ी एंटरटेनिंग भी हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। रैपिड रिविजन सिविक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आईसीएसई क्लास 10, द यूनियन लेजिस्लेचर। I am Preksha Jain, your nerdy next door educator for all things history, civics and geography exclusively for ICSE board, brought to you by ICSE Thought Well by Unacademy. अब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द चैप्टर। स्टार्ट होता है एक प्लान से। हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर, लोकसभा, राज्यसभा, पावर्स एंड फंक्शंस, छोटे छोटे और भी टॉपिक्स है जैसे मोशंस, एडजर्नमेंट, इन सब को डिस्कस करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे ताकि आप मेमोराइज भी कर सके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम में सब याद आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। All right, the first topic that your chapter talks about is federal setup in India. अब ये फेडरलिज्म आखिर है क्या, ये जान लेते हैं। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी और पावर्स डिवाइड हो जाते हैं सेंट्रल और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में, ठीक है। तो एक पावर डिवीजन हो रहा है। इसके अगेंस्ट एक यूनिटरी सिस्टम होता है जहाँ पे एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है और इसके इर्द गिर्द इसके सबऑर्डिनेट दूसरे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। आवर कंट्री हैज अ फेडरल सेटअप, 3 टियर गवर्नमेंट्स बन चुकी है। ओरिजिनली सेंटर और स्टेट था, ये 2 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस थी, और 1992 के बाद पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज यानी लोकल लेवल पे भी गवर्नेंस होगी। सो वी हैव अ 3 टियर गवर्नेंस फेडरल सेटअप, यही है हमारी कंट्री का। अब इसकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, द वर्ड फेडरेशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको आपके एमसीक्यूज के लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। पहले तो ये जान लेते हैं 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, ठीक है। तो इन सबको एक साथ रखने के लिए, सो दैट नो स्टेट कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया, फेडरलिज्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इन अ कंट्री लाइक आवर्स, जहाँ पे हर स्टेट में एक डिफरेंट लैंग्वेज, एक डिफरेंट कल्चर फॉलो किया जाता है, फूड इतना अलग है, वहाँ पे कोई सेपरेटिस्ट फोर्स कहीं भारत के टुकड़े ना कर दे, इसके लिए भी फेडरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 समझ में आए तो आपको तीसरा पॉइंट समझाती हूँ, डिवीजन ऑफ पावर्स। ऑल राइट, डिवीजन ऑफ पावर्स क्या है? यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स यानी लॉ मेकिंग पावर्स डिवाइड करी जाएगी। अब मान लीजिए सेंटर अगर स्टेट की पावर्स को हड़पना चाहे और उनके सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाना चाहे, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स मेंशन किया गया है उसको सेफगार्ड करेगा, उसको बनाए रखेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बाइकैमरलिज्म पे। ये क्यों ज़रूरी है? हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा है, विच इज़ राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो सेंटर में भी अगर लॉ मेकिंग हो रही है, हमारी कोई इंपॉर्टेंट लॉज बन रहे हैं, तो स्टेट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे थ्रू राज्यसभा, एंड दैट इज बाइकैमरलिज्म। ओके, अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू पे। कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन किया गया है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया तो देश को चलाने के लिए हम सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा डिवाइड करके रखेंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली हो जाए, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म का। All right, moving on to non-federal features, यानी कुछ critics ये कहते हैं कि इंडिया इज फेडरल ओनली ऑन पेपर बट इन स्पिरिट इट इज यूनिटरी इन नेचर। तो यूनिटरी फीचर्स क्या है ये जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग सेंटर। कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें एक्सक्लूसिव पावर्स है यूनियन के पास कि यूनियन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लॉज बनाएगी उन सब्जेक्ट्स पे, राइट। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लॉज बना सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स है वेयर बोथ विल मेक लॉज ऑन दो सब्जेक्ट्स, लेकिन इसमें भी सेंटर के पास एक ओवरराइडिंग अथॉरिटी है, तो ये यूनिटरी फीचर हो जाता है क्योंकि सेंटर यहाँ पे पावरफुल बन गया। सेकेंड क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे स्टेट्स के अलग अलग संविधान नहीं है, एक ही संविधान लिखा गया है फॉर यूनियन एंड स्टेट्स। तो अगेन यूनियन का एक ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ पे पावरफुल हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये क्या है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो लकीर, बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं बन चुका है, इसको अमेंड किया जा सकता है। और बच्चों, अमेंड करने के लिए पावर, जो मोस्ट लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं उसकी पावर सिर्फ सेंटर के पास, यानी पार्लियामेंट कैन अमेंड लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेट्स को पावर नहीं दी जाती है। हालांकि राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन स्टेट्स नहीं आ सकते अलग से अमेंड करवाने कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके अलावा हम चलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप यानी स्टेट्स के अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया की एक ही सिटीजनशिप है जो सबको यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिलती है, राइट। अब आ जाते हैं इनइक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। सो बेसिकली जब राज्यसभा में स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं तो बड़े स्टेट्स ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, छोटे स्टेट्स के कम रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। इस तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल नहीं होता। तो हर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं मिल रहा है, तो इतनी इंपॉर्टेंस किसी स्टेट की कम भी हो जाती होगी। तो ये फेडरलिज्म एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते। इनफैक्ट राज्यसभा में तो हमको पता भी है कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, यानी सेंटर से नॉमिनेट होके आएंगे वो। तो ये भी एक फेडरल फीचर नहीं हुआ, राइट। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट टॉपिक है यूनियन टेरिटरीज। लास्ट पॉइंट यूनियन टेरिटरीज मतलब कि यहाँ पे तो स्टेट का बिल्कुल ही रिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनियन टेरिटरीज हमारी गवर्न होती है सेंट्रल अथॉरिटी से। यहाँ पे इनके पास कोई अपना एडमिनिस्ट्रेशन या एक्सक्लूसिव पावर्स कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये हुए यूनिटरी फीचर्स जो हमारी इंडिया में संविधान के द्वारा ही प्रोवाइड करे गए हैं। Alright, quickly moving on to a very important topic, the lower house of the parliament, the Lok Sabha, हाउस ऑफ पीपल। अब लोकसभा में सबसे पहले ये जानेंगे कि यहाँ पे टर्म क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले इनकी टर्म 5 इयर्स, यानी जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि लोकसभा की टर्म 5 इयर्स होगी। हालांकि उससे पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या फिर उसको इमरजेंसी के टाइम एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। उसके अलावा मेंबरशिप जान लेते हैं। कॉम्पोजिशन, मैक्सिमम मेंबरशिप हो सकती है इसकी 550। बच्चों 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की। हालांकि इसमें 530 मेंबर्स जो है 530 मेंबर्स जो है वो है स्टेट से आते हैं, स्टेट से इलेक्ट होके, और 20 दे कम फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। तो इसका कॉम्पोजिशन और टर्म समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वालिफिकेशंस। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपके क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। दूसरा, यू शुड बी ऑफ 25 एंड अबव इन एज। तीसरा, आपका नाम इंडिया के इलेक्टोरल रोल्स पे होना चाहिए। वेरी बेसिक क्वालिफिकेशंस, राइट। आप एक इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। इंसॉल्वेंट मतलब आप कर्जे में नहीं होने चाहिए। यू शुड बी एबल टू मीट योर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, ठीक है। आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यू शुड नॉट बी होल्डिंग। नेक्स्ट इज यू शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, एंड लास्टली आपका यू शुड नॉट हैव एन अनसाउंड माइंड, राइट। सो ये सारे क्वालिफिकेशंस है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन भी इसी से समझ लेंगे। बेसिकली अगर आप एक इंडियन सिटीजन नहीं है तो यू कैन नॉट बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट इज इफ यू डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, या आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, or you are a criminal, or if you are declared by a competent court as a person having unsound mind, या फिर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए और that disqualifies you as a member of लोक सभा, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। The decision will be made by president on the advice of the election commission of India. Moving on. ऑलराइट, तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों वो है वेकेशन ऑफ सीट्स। अब उसमें मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब सीट वेकेट हो जाएगी अगर एक मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो जुड़ा है उसके अगेंस्ट जाके वोट कर दिया, है ना। मतलब अगर दल बदली कर ली, कोई सांप निकल गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे और वो सीट वेकेंट हो जाएगी। सो दैट इज डिफेक्शन एंड दैट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ जिसके बेसिस पे वो सीट वेकेट होगी। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे लगता है इससे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। अब ये क्या है? पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स क्या है? फॉर्मेलिटीज है दैट एवरी लेजिस्लेचर नीड्स टू ऑब्जर्व वेदर ही इज इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आते हैं हमारे सेशंस। सेशंस क्या है? बेसिकली द प्रेसिडेंट विल समन सेशंस एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। 2 बार तो साल में मिलना ही है हमारे संसद को, राइट। उसके बाद इंटरवल जो होता है यानी 6 महीने से कम का इंटरवल होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में। उसके बाद आ जाते हैं जनरली इंडिया में 3 सेशंस होंगे, BMW यानी बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन होगा फेब टू मई में, मॉनसून सेशन जुलाई अगस्त, एंड द विंटर सेशन विल बी इन नवंबर दिसंबर। तो ये सेशन समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम क्वारम के पीछे। क्वारम मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर आपकी क्लास टीचर है वो अगर कह दे कि हमारे 50 बच्चों की क्लास में अगर 10 बच्चे भी आ गए तो मैं क्लास लूँगी। मान लीजिए अगर 9 बच्चे आए तो क्लास नहीं लूँगी, आपकी छुट्टी, ठीक है। तो मास बंक कर लिया अगर आपने, अगर सारे लोग नहीं आए तो ये चली जाएंगे, लेकिन 10 बच्चे भी आएंगे तो ये होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 में से 10 की है, दैट इज द क्वारम। 1/10 ऑफ द हाउस शुड बी प्रेजेंट
तभी वो सेशन होगा, वरना स्पीकर महोदय हमारे कह देंगे आज तो सेशन सस्पेंड या फिर सेशन को एडजर्न कर देंगे। समझ में आ गया आपको कॉरम? दैट इज बेसिकली मिनिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, क्वेश्चन आर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आर क्या है? फर्स्ट आवर ऑफ द वर्किंग डे, जब भी हमारी सांसद मिलेगी तो जो सबसे पहला 1 आवर जो होगा, राइट, 11 बजे यूजुअली स्टार्ट होता है, वो क्वेश्चन आवर होता है, जहाँ पे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट विल आस्क क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट। ये जो राइट होता है ना गवर्नमेंट को चेक में रखने का, अकाउंटेबल रखने का, सवाल पूछने का, जो मेंबर्स को मिलता है, इसी को कहते हैं इंटरपेलेशन। इस वर्ड से घबराना नहीं है, राइट। अब मेंबर्स को 3 तरह के क्वेश्चंस पूछने का हक होता है, स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें यूजुअली 10 डेज का नोटिस मिलता है, पहले ही उनको बता दिया जाता है हम ये क्वेश्चन परमिशन लेते हैं स्पीकर से कि पूछेंगे। अगर वो परमिशन मिल जाती है तो सवाल पूछा जाता है, 10 दिन का टाइम मिलता है टू प्रिपेयर एन आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब स्टार्ट क्वेश्चन क्या है? इसका जवाब आप संसद में ओरली दे सकते हो। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या है? जिसका रिटन में जवाब देना पड़ता है, राइट, यू नीड अ रिटन आंसर। अच्छा, अब शॉर्ट नोटिस क्या है? शॉर्ट नोटिस बेसिकली ये है कि इसमें 10 दिन का भी टाइम नहीं है, इन लेस देन 10 days यू हैव टू गिव देन आंसर, राइट। लेकिन इसमें ये कैच है कि द मेंबर जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, यानी जो मिनिस्टर से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो उन पे है कि वो एक्सेप्ट करना चाहेंगे ये क्वेश्चन आंसर करना या नहीं। तो ये हुआ क्वेश्चन आर। अब चलते हैं 0 आवर की तरफ। तो क्वेश्चन आर के बाद जो 1 आवर या 2 आवर जो मिलते हैं टिल लंच टाइम, उसको कहते हैं 0 आवर। अब 0 आवर कहाँ है? जहाँ पे 0 सवाल पूछे जाएंगे। आप इसी को ऐसे ही याद रखेंगे कि 0 आवर में 0 सवाल, यानी आपको स्पीकर की प्रायर परमिशन पूछने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन आस्क वट एवर क्वेश्चन यू फील आर इम्पॉर्टेंट टू बी आस्क्ड, आप उसे संसद में रेज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस का कोई भी कैटेगरी हो सकता है, और ये भी होता है कि यहाँ पे कुछ कुछ हीटेड डिस्कशंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ही सारा ड्रामा जो आप देखते हैं संसद में, वो 0 आवर में देखने को मिलता है, जहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मोशंस। मोशन क्या है? एक फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय अ मेंबर टू टेक अप अ मैटर। कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, वो हाउस उसके बारे में डिस्कस करे, दैट इज व्हाई द मेंबर कैन रेज अ मोशन। अब इसमें हम देखते हैं एडजर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एडजर्नमेंट मोशन क्या है ये देखते हैं। बेसिकली एडजर्नमेंट मोशन अगर मूव हो जाता है, सो द मेंबर इज आस्किंग टू कीप असाइड ऑल अदर मैटर्स। जो भी बात करो संसद में उसको रख दो साइड में, और इसके बारे में बात करो। कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है उसके बारे में डिस्कशन लाना है, टू हाईलाइट दैट, टू आस्क द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन ऑन दैट मैटर। तो इसके लिए हम एडजर्नमेंट मोशन मूव कर सकते हैं, राइट, मेंबर्स मूव कर सकते हैं। अब दूसरा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? बेसिकली ये मूव किया जाता है बाय द ऑपोजिशन, ठीक है, ये याद रखना है, ऑपोजिशन मूव करेगी। अगर उनके पास सपोर्ट आ जाता है एटलीस्ट 50 अदर मेंबर्स का, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकती है। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ बॉडी दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अगर हमको इसी में ट्रस्ट नहीं रहा तो ऑपोजिशन विल मूव दिस, ठीक है। और स्पीकर महोदय देते हैं 10 डेज टू डिस्कस दिस, 10 days to discuss, और उसके बाद ये वोट पे दिया जाता है। इट इज पुट अप ऑन वोट, एंड इफ इट इज पास्ड then the government will have to resign from its post, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है, और इसी का ऑपोजिट है कॉन्फिडेंस मोशन। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एमसीक्यूज और 2 मार्कर्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है, एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन। अब एडजर्नमेंट क्या है? बेसिकली सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस। अगर हाउस मीट हुआ है और हमें इसको डिले करवा देना है, राइट, कोई भी कारण हो सकता है, कोई हीटेड डिस्कशन हो गया, तो वो स्पीकर के पास पावर है, या फिर चेयरमैन, यानी राज्यसभा में चेयरमैन के पास पावर है, लोकसभा में स्पीकर के पास पावर है, दैट ही कैन एडजर्न दैट सेशन। इसका मतलब सस्पेंशन। अब सस्पेंशन का मतलब क्या होगा? सस्पेंशन का मतलब होता है डिले कर देना, बाद में करेंगे, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। अब प्रोरोगेशन पे आते हैं। प्रोरोगेशन यानी जो सेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है। अब कोई भी बात, कोई इंपॉर्टेंट बात आ गई या कोई इवेंट हो गया ऐसा देश में, मान लीजिए कोविड हो गया, तो वो टर्मिनेट ही हो जाएगा सेशन। इसी को कहते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन इज डन एक्सक्लूसिवली बाय द प्रेसिडेंट। इधर ये नहीं काम आएंगे, इधर प्रेसिडेंट ही प्रोरोग करते हैं सेशन को। सो पी से पी आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ऑल राइट, अब इसके आगे के टॉपिक्स विच इज द स्पीकर, उनके रोल एंड पावर्स।
राज्यसभा, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड एक्सक्लूसिव पावर्स, डिफरेंसेस जो है लोकसभा और राज्यसभा में, इसका रैपिड रिवीजन भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। बहुत जल्दी पार्ट 2 आने वाला है। अगर आपको ये ब्यूटीफुली मेड माइंड मैप्स चाहिए तो इसका पीडीएफ फाइल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर रही हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ। इसके अलावा अगर आप आईसीएसई के बच्चों, आपको ये रैपिड रिवीजन वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर डाल देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।